बच्चे का घुलना मिलना समाज में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पियाजे क्या कह रहे हैं, यानी कवि क्या कहना चाहता है। तो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से हम याद कराते हैं शॉर्ट में। अगर पहले दिन बहुत कुछ समझ में ना आए या लगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे हम कूद गए हैं, ये एनालिसिस के लिए जरूरी है कि हमें पता रहे कि पेपर आया कैसे है और उसको हम समझ पाएं। बाकी तो धीरे धीरे फिर अलग अलग टॉपिक वाइज करेंगे ही क्वेश्चंस को डिस्कस, और बैच में आप तो चैप्टर वाइज डिस्कशन होगा ही। मैं थोड़े से कमेंट्स देख लेती हूँ, इतने आप जवाब दो इसका। डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। हाँ देखते हैं, देखिएगा पियाजे के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन, अगर आपने पढ़ के समझ लिया आधा काम आपका वहीं खत्म हो गया पेडागोजी में। is according to Jean Piaget cognitive development is simple addition of new facts and ideas to the existing store of information। कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो जानकारी के मौजूदा भंडार में, जिसको स्कीमा कहते हैं, नए तथ्यों और विचारों को का सरल जोड़ है। जस्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को जोड़ लेना कॉग्निटिव डेवलपमेंट है? नहीं, ये अधूरी बात होगी, ये एसिमिलेशन है। आत्मसातीकरण की डेफिनेशन पूछता तो हम ये कह देते कि ये एसिमिलेशन है। सेकंड ऑप्शन है इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैपेबिलिटीज, भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भाषा का विकास होता है, पियाजे तो उल्टा बोलते हैं। वो तो नहीं कह रहे कि लैंग्वेज का उतना बड़ा रोल है, वो तो कह रहे हैं कॉग्निशन डेवलप होगा तो लैंग्वेज भी डेवलप होगी, है ना। वो तो थॉट से लैंग्वेज की तरफ जाने की बात करते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में। ये सब बातें धीरे धीरे आप समझेंगे। अभी हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे इन 30 सवालों का जो आए इस बार। इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी टू यूज कल्चरल टूल्स, इसकी बात तो वाइगॉत्स्की करते हैं, पियाजे थोड़ी करते हैं। तो ये तो अपने आप में ही गलत हो जाएगा, एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन। बचा ही एक ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद। इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा, यानी जो संज्ञानात्मक विकास है वो व्यक्ति के स्कीमा को एनवायरमेंट के अनुसार अडेप्ट करना। कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो भाई पेट्रोल कम यूज करोगे, या फिर कोई भी ऐसी समस्या है, आप कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो वो क्या मतलब है? ये अडेप्टेशन है। आपका जो दिमाग का विकास है वो आप अडेप्ट कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट के साथ, अपने स्कीमा को। स्कीमा क्या है? आपकी मेंटल इमेजेस हैं, आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है ना। आपका हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में कि भाई ये पढ़ाई के बारे में एक स्कीमा है, ये दोस्तों के बारे में है, ये प्रेम के बारे में मैं सोचता हूं, मतलब ये मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके दिमाग के। तो इसकी ये जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग का जो विकास है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा। एनवायरमेंट के प्रति आपका अडेप्टेशन स्कीमा को चेंज करके, कि पहले जो सिचुएशन थी, ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो पास्ट में ही जीते हैं, 10 साल पहले ऐसा था, 15 साल पहले ऐसा था, जबकि दुनिया बदल गई। तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होगा? जो भी एनवायरमेंट में है उसके साथ आप कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं स्कीमा को। बात सही है? तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। बात सही है? क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पियाजेस अडेप्टेशन प्रोसेस, इस अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों आ जाते हैं, है ना। कि कैसे अडेप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, और इस अनुकूलन में आत्मसातीकरण और यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों आते हैं। एसिमिलेशन को आत्मसात करना कहते हैं, यानी कोई जानकारी आपने अपने स्कीमा में, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, अपनी मानसिक संरचना में, जो भी आपके दिमाग में फीडेड है इंफॉर्मेशन, उसमें आपने ऐड की। कि कोई कार देखी आपने कि हाँ ये तो मेरे कार जैसी है, या पेन देखा ये तो मेरे पेन जैसा है, और आपने अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा था, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ स्टोरेज है, उसमें ऐड कर लिया। दैट्स इट, जस्ट ऐड कर लिया। दाल चावल के बारे में पता था, मिक्स करके खाना सीख लिया, ऐड कर लिया स्कीमा में। एक नया स्कीमा, एक नई इंफॉर्मेशन, एक नया तरीका, यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा को इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ ऐड कर लिया, ठीक है। अब आप एक नई सिचुएशन देखते हैं, एक नई तरह की कार बच्चे ने देखी, या एक नया तरह का पेन देखा जो लिखता नहीं है। अब वो क्या कहेगा? यार ये थोड़ा सा अलग है, इसके टायर थोड़े से अलग हैं, ये पेन खुद से नहीं चलता, इस बोर्ड पे चलता है, तो ये एक डिजिटल पेन है शायद। तो जो इन्फॉर्मेशन पहले से थी कि ये पेन है, ऐसा दिखता है, वो उसको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो स्कीमा में फिट हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब मॉडिफाई करके इन्फॉर्मेशन को फिट किया जाए स्कीमा में, इसका मतलब बात एकोमोडेशन की हो रही है, समायोजन की हो रही है। और जस्ट एज इट इज एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट कर लिया जाए किसी इन्फॉर्मेशन को, तो वो एसिमिलेशन है। कि दाल चावल पता था, दाल चावल मिक्स करके खाना सीखा है, एसिमिलेशन है। लेकिन कोई और नई डिश के बारे में पता चला है जो दाल चावल से हट के, पहले आपको लग रहा था दाल चावल है, उसको करेक्ट कर रहे हैं आप पुराने स्कीमा में, तो वो एकोमोडेशन है, समायोजन कहते हैं इसको। आप इसमें मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को। जब आप मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि पुरानी इन्फॉर्मेशन फिट नहीं हो रही, तो आप मॉडिफाई करते हैं अपने स्कीमा को, एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, तो आप एकोमोडेट करते हैं। सिंपली इन्फॉर्मेशन को फिट कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। पेन देखा, अच्छा ये पेन होता है, अच्छा ये दूसरी तरह का पेन है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, दोनों को ऐड कर लिया स्कीमा में। लेकिन जब कुत्ते को बिल्ली समझ बैठे या बिल्ली को कुत्ता समझ बैठे, तो वो करेक्ट किया, एक नया स्कीमा बनाया, मॉडिफाई किया पुराने वाले स्कीमा को, तो ये क्या है? एकोमोडेशन कहलाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रेशन यानी बैलेंस की स्थिति दिमाग में, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, वो स्कीमा में कैसे बैलेंस होगा? जो इन्फॉर्मेशन एडिड है पहले से, जो एसिमिलेशन है और जो एकोमोडेशन है, दोनों बैलेंस में है। कि हाँ ये मेरी कार नहीं है, ये अलग तरह की कार है, ये एक डिजिटल पेन है, मेरा पेन अलग है, दोनों बैलेंस में है। जो बाहर दिख रहा है और जो दिमाग में फीडेड इन्फॉर्मेशन है, वो दोनों मैच कर रही है।
अब ये मैच कराने के लिए आपको एनवायरमेंट में अडेप्ट करते रहना पड़ता है, अपने स्कीमा को अपडेट करते रहना पड़ता है इस प्रोसेस के द्वारा, जिसको अडेप्टेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा आप कॉग्निटिव बैलेंस या इक्विलिब्रेशन बना के रखते हैं, और इसमें दो प्रोसेसेस आती हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन जब आपने ऐड कर ली इन्फॉर्मेशन, एकोमोडेशन जब आपको चेंज करना पड़े, पुराना स्कीमा मॉडिफाई करना पड़े नई इन्फॉर्मेशन को फिट करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे जब इनके सबके टॉपिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे तसल्ली से। ठीक है जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है। असर्शन टीचर्स शुड अवॉइड कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। बट ग्रुप वर्क तो अच्छा होता है, बच्चे जब साथ में मिलकर कुछ सीखेंगे तो एक बेहतर बात है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये रॉन्ग है। ग्रुप वर्क, कोलैबोरेशन, एक साथ काम करना, समूह में काम करना हम कभी गलत नहीं मानते, है ना। तो ये बात जो है एकदम सही है, मतलब कि ये गलत है ये बात सही है। आगे बढ़ेंगे, रीजन देखिएगा इसका। रीजन क्या है भाई, फटाफट से बताओगे आप लोग, क्या रीजन है। आप सवाल पढ़ोगे, मैं बाल ठीक करूंगी। बोथ आर रॉन्ग। चलो वो तो अभी पता लगेगा, पहले से ही कैसे कह दें, अभी तो एनालिसिस होगा तब जानेंगे हम। देखिएगा, तो अभिकथन शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना चाहिए। नहीं भाई, इस चीज को प्रमोट करना है कि बच्चे ग्रुप में काम करें, तो ये तो गलत हो गया। रीजन क्या है, रीजन चेक कर लेते हैं। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस। अधिगम को कोई भी अगर पैसिव बता रहा है तो वो गलत है। लर्निंग एक्टिव प्रोसेस होती है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, ना कि पैसिव निष्क्रिय सो जाए बस रट्टा लगाता रहे, पैसिव नहीं होना चाहिए। एंड अकर्स मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन, इमिटेशन यानी नकल करके बस रट्टे लगा के 2 एकम 2 2 दूनी 4 करके अगर सिखाना पड़ रहा है, इसका मतलब रट्टाफिकेशन हो रही है। रोट लर्निंग से बचना है। रटंत विद्या चलंत नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाना है, बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बेहतर बढ़ाना है, ना कि इमिटेशन को यानी नकल करने को या याद रखने को। एक स्कूल ऑफ थॉट है मनोविज्ञान में जिसको बिहेवियरिज्म कहते हैं, व्यवहारवाद, वो रटने पे फोकस करता है, उससे आपको बचना है। हमें कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, जिसमें पियाजे और वाइगोत्स्की हैं, जो कहते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा एक्टिवली, वो वाली बात सही है। जहां भी रटने की बात आए गलत है। रटना तो है नहीं, बच्चे को पैसिव रखना ही नहीं है, बच्चा जितना एक्टिव है जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन उतना बेहतर है। तो ये दोनों ही गलत हैं, तो बोथ आर ट्रू तो कह ही नहीं सकते हम। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन 82% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। मुझे लगता है इतने इंटेलिजेंट हैं आप लोग कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है भी नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया सही। फोर्थ क्या है, एक बार नजर तो मारे ना, हम पेपर को प्रॉपर एनालाइज करें, भाई पेपर आया कैसा, जिसका इतना हल्ला है, हमें लग रहा है सब चेंज हो गया एकदम। हर बार ये पिछले 10 सालों से तो लगभग मैं देख रही हूँ कि जब भी पेपर होता है हर कोई यही कहता हुआ नजर आएगा, अब और कॉन्सेप्चुअल हो गया है, या अब तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, पहले चल जाता था ऐसे, पहले भी नहीं चलता था भाई, कॉन्सेप्चुअल ही था पेपर। धीरे धीरे कभी मुश्किल, कभी थोड़ा सा नॉर्मल, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो सीटेट में चाहिए होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट यूजुअली प्रीसीड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो है वो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाता है। ये बेसिकली बात हो रही है कि जो तेजी से हाइट और वेट, शेप, साइज आप देख रहे हैं। अभी आप 5वीं क्लास का बच्चा था, कुछ दिन पहले मिले थे, 2 साल बाद मिल लीजिए आप, 3 साल बाद मिल लीजिए आप उससे, एकदम से आपको लगता है अरे ये तो बड़ा हो गया बच्चा, ये कल तक तो छोटा था, है ना। मैं अपने भाई को देखती हूँ, अभी कुछ साल पहले वो एकदम छोटा सा था, फिर वो मेरी हाइट से जो है कंपैरिजन करता था कि अब बस होने ही वाला हूँ बड़ा, अब वो काफी बड़ा हो गया है। तो ये ज्यादा सालों की बात नहीं है, और पिछले 4-5 सालों में ये चीज हो गई। तो ये जो एडोलेसेंस है, टीनेज जिसको हम कह रहे हैं, 13 to 18, या WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 10 से 19 साल, जिसमें बहुत तेजी से हार्मोनल चेंजेस, आपके फिजिकल चेंजेस, ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। प्यूबर्टी हिट हो रही होती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना, आवाज का बदलना, लड़कों में भी आवाज में चेंज, दाढ़ी मूंछ का आना, या जो सेक्सुअल और प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका जो है एक्टिवेट होना, ये सब है। अगर हम देखें यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइट एंड वेट का बढ़ना है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले आता है, और फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है बच्चों में। बात तो ठीक है, बहुत तेजी से हाइट बढ़ती है, और आपको पता है इस उम्र तक ही जो है आपकी हाइट और वेट बढ़ेगी। टीनेज के बाद जनरली आपको नजर नहीं आएगा कि कोई 20 साल की उम्र में अचानक से किसी की हाइट बढ़ गई, क्योंकि अब हाइट वेट बढ़ गया, ग्रोथ स्पर्ट हिट कर गया, और सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई, लड़कियों में पीरियड शुरू हो गए, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, और वो सारी चीजें। ठीक, तो इसको ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, जो कि कहाँ आता है, किशोरावस्था में आता है। वृद्धि में तेजी या स्फुरण बोलते हैं उसको, कि जैसे एक पौधा जो है फूटता है, फूल बनता है, उस तरह से जो किशोर या किशोरी जो चाइल्ड था वो एडोलेसेंट जो है ग्रोथ स्पर्ट से गुजरा है, जहां तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं हम इसको, यानी स्ट्रेस, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो अचानक से आपको दिखेगा कि बच्चा बड़ा हो गया है, या उसमें बहुत सारे चेंजेस एक साथ आ रहे हैं, तो आपको दिखेगा हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, दिमाग भी इतनी तेजी से विकसित कर रहा है। तो ये सब इतनी तेजी से हो रहा होता है कि उसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड या ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, कि बहुत तेजी से जो है आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज में चेंजेस आएंगे। इसको डेवलपमेंटल ट्रेंड या मेंस्ट्रुएशन नहीं कहते, ये जो तेजी से बदलाव हो रहा है इसको ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। ग्रोथ स्पर्ट एज इन शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है कि हाइट वेट फटाफट से बढ़ जा रहा है, ये एडोलेसेंस में हिट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। असर्शन है व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस, expressions that put the person ahead of the difference should be used, such as the student with disabilities rather than the disabled student। ये जो इससे पिछला पेपर हुआ था उसमें भी इसी तरह का एक सवाल पूछा गया था, और आजकल ये कॉमन है, सवाल पूछा जा रहा है, पेडागोजी जहां भी आ रही है, कि ये जो जब आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं
तो मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखते हैं, यानी पर्सन महत्वपूर्ण है बजाय कि उसके अंदर जो अंतर है या विविधता है उससे ज्यादा। जैसे विकलांग या दिव्यांग कहने की बजाय, विकलांग या दिव्यांग छात्र की बजाय आप कहेंगे छात्र जो दिव्यांग है, या फिर हम कहेंगे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। पर्सन को पहले रख रहे हैं हम डिसेबिलिटी से, डिसेबल्ड पर्सन नहीं बोल रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी पर्सन को डिसेबिलिटी है, पर्सन डिसेबल्ड नहीं है। तो लैंग्वेज जो है वो शेप करती है, जो आप बोल रहे हैं वो आपकी सोच को शेप करती है। डिसेबल्ड पर्सन का मतलब हो गया वो एबल नहीं है, डिसेबल्ड है। जब हम कह रहे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो पर्सन को डिसेबिलिटी है, पर्सन डिसेबल्ड नहीं है, तो एटीट्यूड में चेंज आ जा रहा है। देख रहे हैं आप, तो रीजन क्या है इसका? ये बात तो एकदम सही है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है कि व्यक्ति को आप उसकी डिफरेंस से पहले रखिए। तो ये यहाँ पे इसका रीजन क्या है? द लैंग्वेज वी यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स विद डिफरिंग नीड्स शेप्स द पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड। तो ये आपके एटीट्यूड को बदलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक तरफ आपने कहा दिव्यांग व्यक्ति, दूसरी तरफ आपने कहा व्यक्ति जिसको दिव्यांगता है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, नॉट डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड क्या क्या आपने ये, क्योंकि वो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है, उसके अंदर डिफरेंट तरीके से क्षमता है चीजों को करने की, ऐसा नहीं है वो व्यक्ति ही डिसेबल हो गया। तो ये जो भाषा का परिवर्तन है ये आपके दृष्टिकोण को दर्शाता है, इसलिए हम इसकी तरफ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को पागल भी नहीं कह सकते। पागल भी नहीं मतलब पागल पहले बहुत नॉर्मली यूज होता था प्यार मोहब्बत में, आप शायद अपने घर परिवार में यारी दोस्ती में अभी भी कर लेते हो, लेकिन एक्चुअली आप स्कूल में एज अ टीचर इस शब्द से बचेंगे, क्योंकि अब जो पहले बचपन में हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, भाई आगरा में पागल खाना है या शाहदरा में पागल खाना है, वो पागल खाना नहीं कहा जाता। अब उसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उससे एटीट्यूड शेप होता है ना। खैर ये अपने आप में एक लंबी कहानी है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं कि अगर हम पर्सन को उसकी डिफरेंसेस से पहले रखते हैं तो ये एक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव, एटीट्यूड, नजरिया उसकी भाषा से बदल जाता है। जिन शब्दों का हम यूज कर रहे हैं उससे हमारा नजरिया जो है बदलता है, ठीक है ना। भाई आप अपनी माताजी को माताजी कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं मेरे पिताजी की वाइफ। एटीट्यूड में अंतर आ गया ना। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। क्लियर है बात? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है डिसेबल्ड पर्सन कहने की बजाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इससे पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड में चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये असर्शन है, कहता है चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल्स शुड बी एनकरेज टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन अ डेली और वीकली बेसिस एंड रिफ्लेक्ट अपॉन देम। यानी जो मिडिल स्कूल में बच्चे यानी 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हैं उनको साप्ताहिक आधार पे यानी वीकली या फिर डेली बेसिस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। किस चीज पे? टू राइट अबाउट देयर इमोशंस ऑन अ डेली, यानी वो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज दिन भर में मैं कब मुस्कुराया, मुझे कब गुस्सा आया, मुझे कैसा महसूस हुआ। ये बच्चा रात को डायरी में जाके जर्नल करे, लिखे। आप में से कुछ लोग करते भी होंगे। तो उससे क्या होता है, आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके दिन में क्या क्या चीजें कैसी कैसी गुजरी और आपने कैसा महसूस किया। तो आप अपने इमोशंस को लेकर अवेयर होंगे। जब इमोशंस को लेकर अवेयर होंगे तो उनको मैनेज करना सीखेंगे, उनको डायरेक्शन देना सीखेंगे। और जो व्यक्ति अपने इमोशंस को, कि मैं फियर, एंगर, लव, व्हाटएवर जो भी इमोशन मैंने फील किया है अलग अलग समय पे और किस सिचुएशन में मैं कैसा इमोशन फील करता हूं, तो जब आप अवेयर होंगे तो उसको मैनेज कर पाएंगे। मैनेज कर पाएंगे तो दिशा दे पाएंगे कि जब गुस्सा आ रहा है तो वहां बहस करने की बजाय या हाथ पैर चलाने की बजाय चुपचाप से उस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो ये क्या इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएगा व्यक्ति, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात सही है कि बच्चों को आप अपने इमोशंस को पहले अवेयर होना, उनका उन पे रिफ्लेक्ट कर पाना, यानी चिंतन मनन कर पाना। ये डेली और वीकली बेसिस पे एटलीस्ट बच्चे राइट डाउन करें कि इस हफ्ते मेरा पहले से ग्राफ कम हुआ गुस्से का या नहीं, या मुझे कैसा महसूस होता है, कब मुझे अच्छा लगता है, क्या काम ज्यादा किया जाना चाहिए। रीजन क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड टू एक्शन। भाई एक संज्ञानात्मक, एक मेंटल प्रोसेस है जिससे आप सही एक्शन ले पाएंगे अगर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन बिल्कुल जुड़े हुए हैं, है ना। आपका दिल और दिमाग जुड़ा हुआ है ना। तो ये बात भी सही है, तो दोनों बातें सही हैं और ये एक दूसरे के लिए भी सही है क्योंकि इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ एन आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि 93% लोग बढ़िया तरीके से दे भी पा रहे हैं। देखो अगर एक्सप्लेनेशन आप समझोगे तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो जब हम नए क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीक मंडे से शुरू कर देंगे।